नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों बात करेंगे आज हम आरबीआई के एक सडन डिसीजन के बारे में। जी हाँ, आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास ने सडनली 4 तारीख को आके ये कहा कि भाई मैं तो रेपो रेट को बढ़ा रहा हूँ। अब क्यों सारी की सारी शेयर मार्केट इस न्यूज को सुनने के बाद गिर गई और क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी और हमारे जितने भी लोन सबकी ईएमआई बढ़ जाएंगी। तो ये समझते हैं क्या है ये रेपो रेट और किस तरीके से हमारी ईएमआई को ये हैम्पर करती है। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि आरबीआई के जो गवर्नर है हमारे करंटली श्री शशिकांता दास जी, उन्होंने जो एक सडनली एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि मैं रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाता हूं। और उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि वो कहते हैं कि भाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर जो है अब वो उनकी पेशेंस लेवल के पार चली गई है और उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को जो है बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ये डिसीजन लेता कौन है, पहले तो ये समझते हैं और किस तरीके से रेपो रेट महंगाई दर को जो है इफेक्ट करती है ये जान लीजिए। देखिए, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं आरबीआई के, वो लेने के लिए एक कमेटी बैठती है, उसे हम कहते हैं एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये कमेटी हर 2 महीने में बैठती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो तो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। बाकी 2 मेंबर्स जो हैं वो आरबीआई से ही होते हैं और बाकी के 3 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये 6 के 6 मेंबर्स मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि इकोनॉमी को कैसे संभालना है। अब बात करते हैं रेपो रेट की। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि मान लीजिए ये आरबीआई है। आरबीआई क्या कहता है कि आरबीआई का मेन काम क्या होता है कि उसको इकोनॉमी को मेंटेन करना है और दूसरी चीज आरबीआई को यह भी देखना है कि महंगाई दर जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई कितनी परसेंट महंगाई जो है हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए महंगाई जो एक नेसेसरी इविल है, इन्फ्लेशन जो है एक नेसेसरी इविल है, उसकी जरूरत भी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपके देश में ग्रोथ नहीं होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा आरबीआई के साथ मिलकर कि भाई हम 4% की इन्फ्लेशन मतलब 4% की इन्फ्लेशन महंगाई दर को हम सही मानते हैं। इसमें आप चाहे तो 2% घटा दीजिए यानी 2% कर दीजिए, या फिर 2% बढ़ा दीजिए यानी 6% कर दीजिए। यानी 4 में +2 - 2 का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि चाहे इन्फ्लेशन परसेंटेज जो है 4% है तो भी हम सेटिस्फाइड है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो घट के 2% होती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो बढ़ के 6% तक जाती है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरबीआई का ये कहना है कि भाई अब इन्फ्लेशन दर जो है वो 6% से ऊपर जा चुकी है। इस समय मार्च की इन्फ्लेशन की बात करें तो वो है 6.95%। आप देख रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो महंगी होती जा रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का सामान हो, सीमेंट हो, प्लास्टिक्स हो, हर चीज महंगी हो रही है। और इसका कहीं ना कहीं जो एक रीजन है वो है क्रूड के दामों में जो एक उछाल आया है। क्योंकि हमें पता है नेचुरल गैस, क्रूड, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? रशिया और यूक्रेन की जगहों से मिलता है। अब जब दो बड़ी पावर्स आपस में युद्ध की पोजीशन में आ जाएंगी तो उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसका असर जो है वो ग्लोबल सप्लाई के ऊपर दिखता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि खाने के तेल के ऊपर भी अब थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है, खाने का सामान महंगा हो रहा है। तो आरबीआई जो एक नजर बना के रखती है महंगाई दर के ऊपर, और आरबीआई अब ये कह रही है कि भाई 6.95 जो है वो मेरे कंफर्ट लेवल से बहुत ज्यादा है। मैं तो 6 तक जो है झेल सकता था या उसको मैं कवर कर सकता था, इसीलिए अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं कि आरबीआई क्या ऐसा करता है कि भाई इन्फ्लेशन दर जो है वो कम हो जाती है। तो देखिए, आरबीआई सारे बैंकों को कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है। किस तरीके से, आइए समझते हैं। देखिए, आरबीआई का एक फंक्शन ये है कि बैंक जो है जो वो लोन देते हैं वो उनके पास पैसे, सारे पैसे कहाँ से आते हैं? वो आरबीआई से पैसे लेते हैं। आरबीआई से पैसे लेते हैं तो इसकी एवज में वो आरबीआई के पास अपने कुछ पेपर्स जो होते हैं वो गिरवी रखते हैं। तो वो पेपर्स कैसे होते हैं? वो गवर्नमेंट बिल सिक्योरिटीज। अभी गवर्नमेंट बिल्स और सिक्योरिटीज क्या होते हैं, ये भी सवाल आएगा। तो देखिए, गवर्नमेंट समय समय पर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कुछ एक वो निकालती है, हम कह सकते हैं नोट्स निकालती है, और ये कहती है कि भाई मेरे को रोड बनानी है और मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, तो कोई भी आकर मुझे पैसे दे दो और 8% 9% के हिसाब से 10 साल के लिए मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा और 10 साल बाद में उसके पैसे लौटा दूंगा। तो उसे हम कहते हैं नोट्स। तो अब वो नोट्स बैंक्स खरीद लेते हैं और गवर्नमेंट को पैसा दे देते हैं। तो अब बैंक्स के पास क्या आ गया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं या सिल्वर बॉन्ड्स भी कहते हैं। तो अब ये बॉन्ड्स जो कि इनके बैंकों के पास आ गए हैं, आरबीआई कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे पैसा ले लो, तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तुम मुझसे पैसा ले लो और ये बॉन्ड मेरे पास गिरवी रख दो। तो बैंक कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। अब
इसके अलावा आरबीआई इनसे कहता है कि भाई बॉन्ड्स तो तुम गिरवी रखोगे लेकिन कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे दोगे। तो कहते हैं ठीक है भाई, हम आपको इंटरेस्ट भी दे देंगे। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे ही हम कहते हैं रेपो रेट, और इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि ये बैंक जो है इनको ये बॉन्ड्स देकर पैसे ले रहे हैं और कुछ दिन बाद ये बॉन्ड्स इनसे वापस खरीद लेंगे, इनके पैसे लौटा देंगे आरबीआई के। तो जिस रेट पे बैंक, मोटा मोटी हम कहें जिस रेट पे हमारे बैंक, जो नॉर्मल बैंक आप देखते हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, वो हमारे आरबीआई से पैसे लेते हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अब आप सोचिए, बैंक ने अभी अभी हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि 4% पे आरबीआई से ये पैसा लिया। अब बैंक के पास पैसा आ गया है। बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का बिजनेस है कि वो आगे लोगों को इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा। ठीक है, ऑलरेडी उसने 4% से पैसा उठाया है, तो अगर उसको प्रॉफिट करना है तो वो लोगों को किस रेट पे देगा? कम से कम 4% से तो ऊपर ही देगा। जी हाँ, तो बैंक क्या करता है? बैंक ये पैसा उठाकर आपको, हमको लोन के फॉर्म में देता है। लोन किस लिए? होम लोन दे सकता है, कार लोन दे सकता है, एजुकेशन लोन दे सकता है, बिजनेस लोन दे सकता है, ऐसे लोन से देता है। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, वो 4% ना होकर, मान लीजिए कोई कह सकता है कि 7 हो सकता है, 7%, या फिर ज्यादा अगर आप अगर बैंक के साथ जो है काफी ज्यादा नेगोशिएट करते हैं तो बैंक कहता है चलो ठीक है 6.75 भी कर देते हैं। लेकिन अभी भी बैंक का आप रेट देखेंगे, बैंक ने 4% में पैसा उठाया है और 7% पे यहां आपको वो दे रहा है। इसका मतलब बैंक का बीच में जो एक हम कह सकते हैं कि उसकी कमाई का जरिया क्या है, ये 7 - 4 3%, इसे हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी ये 3% जो है बैंक अपने लिए रख रहा है। इसे हम अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसे स्प्रेड कहा जाता है बैंक का, कि भाई स्प्रेड 3% है, 4% जो है आरबीआई का रेपो रेट है, यानी टोटल 7% के ऊपर आपको लोन मिलता है। अब बात करते हैं इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है। देखिए, जब कोविड आया 2020 में, आरबीआई को यह डर था कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, सब लोग घर में बैठ गए हैं, तो कहीं हमारी कंट्री में डिमांड खत्म ना हो जाए, सामान की डिमांड खत्म ना हो जाए। तो आरबीआई ने कहा कि भाई अगर सामान की डिमांड खत्म हो जाएगी तो फिर तो इकोनॉमी एकदम बैठ जाएगी। तो उसके लिए आरबीआई ने कहा बैंकों को कि सुनो बैंक, मैं अपना ये रेपो रेट जो है ना ये कम कर देता हूं, ताकि तुम्हारे पास होगा क्या कि तुम जो आगे लोन दोगे वो भी तुम्हारा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं रेपो रेट को 3% कर दूं और बैंक कहता है कि मेरा स्प्रेड तो 3% का ही है, तो टोटल 6% पे बैंक आगे लोगों को लोन देंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या कि कोविड में जैसे ही रेपो रेट को आरबीआई ने कम करना शुरू किया, उसका असर ये हुआ कि बैंक्स और सस्ते दरों पे, सस्ते इंटरेस्ट पे उसने लोगों को लोन प्रोवाइड करना शुरू किया। अब लोगों को भी लगा कि यार जब लोन इतना सस्ता मिल रहा है तो ले लो। तो लोगों ने घर परचेज किए, कार्स परचेज की, और बाकी जगहों पे उन्होंने अपने जो भी उनके कारखाने थे उनको रेनोवेट कराया। इस तरीके से इकोनॉमिक डिमांड जनरेट हो गई। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे कोविड का टाइम खत्म होने लगा और लोगों की डिमांड बढ़ने लग गई, अब लोगों को लोन तो सस्ते दरों में मिल रहा है, लोग हर कोई लोन ले रहा है। इसका असर ये देखा गया कि धीरे धीरे कि घर तो लिमिटेड है, कार्स भी लिमिटेड है, बाकी बिजनेस के एवेन्यूज भी लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है। तो अब जो भी सामान आप खरीद रहे थे वो महंगा होने लग गया। क्यों? क्योंकि सामान की सप्लाई कम थी लोगों, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा था, क्योंकि सब तो लोन लेके सारा काम कर ले रहे थे। ठीक है, अब सप्लाई साइड से जो है एक कंस्ट्रेंट आने लग गया, सप्लाई रुकने लगी, सप्लाई कम होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग कम थी लेकिन डिमांड ज्यादा। आप देख सकते हैं कि कार्स के अगर हम आपको बताएं तो कार्स में इस समय हर कार में आप एवरेज 4 से 5 महीने की वेटिंग चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और अब सप्लाई कम है। इसका मतलब यह है कि डिमांड ज्यादा कब होगी? जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। बस जैसे ही डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इन्फ्लेशन अपना सिर उठा देती है। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, लेकिन सप्लाई कम होगी तो होगा क्या कि वो चीज महंगी होती जाएगी, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा होगा वही उस चीज को खरीदेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पे आरबीआई आता है। आरबीआई कहता है कि भाई मार्च की इन्फ्लेशन रेट मैंने देखी, वो तो 6.95 है। इसका मतलब मैंने जो कोविड में काम किया था कि लोगों को सस्ती दरों पर पैसा दिलवा दिया था, अब मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया।
रेपो रेट को बढ़ा के आरबीआई ने 40.40% कर दिया। अब इसका असर क्या होगा कि जिस रेट पे बैंक्स को आरबीआई पैसा देता है, अब बैंक्स भी कहेंगे भाई देखो आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाया तो मैं भी जो अपने लोन के रेट से उनको बढ़ाऊंगा, और सडनली आप देखेंगे जो लोन आपको कभी 7% पे मिल रहा था अब वो 7.4 पे मिलेगा, जो लोन आपको 6.75 पे मिल रहा था वो आपको 7.15 पे मिलेगा। इसका मतलब हुआ क्या, लोन महंगे होने लगे। अब लोगों को लगेगा अरे अब लोन महंगे हो रहे हैं तो अब लोन नहीं लेंगे, अब लोन लेने का फायदा नहीं है, और इस तरीके से इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो महंगाई कम होगी। ये पूरा एक एक फंडा है, पूरा एक सर्कल है महंगाई का जो आरबीआई कंट्रोल करती है। इसके अलावा एक कंपोनेंट और होता है जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बैंक के पास अगर 100 रुपए हैं तो ऐसा नहीं है कि बैंक 100 के 100 रुपए लोन की फॉर्म में आगे दे देता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आरबीआई का एक मैंडेट है कि भाई आपको अपने आप को इतना तो सिक्योर रखना है कि अगर कभी आपको यहां से इंटरेस्ट ना मिले तो आप अपना बैंक चला सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी होती है वो डिफॉल्ट कर जाती है, हमने देखा नीरव मोदी और विजय माल्या केस में, तो बैंक का नुकसान होता है। तो इसीलिए अगर आपके पास 100 रुपए तो आप पूरे 100 रुपए लोन में कभी भी नहीं देंगे, आप कम से कम 50 रुपए या 40 रुपए जो है वो मेरे पास रखवाएंगे कैश की फॉर्म में। आरबीआई ये कहता है कि कुछ पैसा आप मेरे पास कैश की फॉर्म में रखवाएंगे जिसपे मैं आपको इंटरेस्ट तो कुछ नहीं दूंगा, लेकिन वो रहेगा मेरे पास ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और आरबीआई ने इसे भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पहले बैंक के पास 100 रुपए थे तो बैंक 60 रुपए का लोन दे सकता था, 40 रुपए वो बैंक के पास आरबीआई के पास रखवाता था एज अ सीआरआर। लेकिन आरबीआई ने अब इसे भी बढ़ा दिया है, तो अब इसका असर ये होगा कि अगर अब बैंक के पास 100 रुपए है तो उसे 50 रुपए लोन में दे सकता है, 50 रुपए उसको आरबीआई के पास रखवाने होंगे। इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि जब बैंक के पास लोन देने के लिए पैसे ही कम बचे हैं तो वो लोन भी कम देगा। और लोन अगर अगर मान लीजिए उसको ऐसी जरूरत पड़ती भी है कि वो लोन देना ही है उसको, तो वो कहेगा भाई देखो मेरे पास तो कम पैसे हैं, अब मैं लोन दूंगा और डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोन मैं महंगा दूंगा, मेरा जो 3% का स्प्रेड था मैं इसको बढ़ा के 4% कर दूंगा। यानी आरबीआई का 4.4 रेपो रेट प्लस मेरा 4 यानी 8.4% में मैं लोन दूंगा। अब आप देख रहे हैं लोन की दर महंगी होती जा रही है अब, और इसका असर लोगों की डिमांड पे दिखेगा। लोग कहेंगे नहीं नहीं अब लोन महंगा हो गया, छोड़ो कभी बाद में लेंगे। तो इसका फायदा आपको समझ में आया। इसका फायदा ये हुआ कि अब जब लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि सामान को हम बाद में लेंगे तो उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो जो महंगाई है वो भी कम हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आरबीआई के सारे कामों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है महंगाई को कम करना। तो हमने ये चीज समझ ली कि किस तरीके से आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर इन दोनों के हेल्प से हमारी महंगाई को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कम कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने ये जो घोषणा की है ये एक अनशेड्यूल्ड एमपीसी उन्होंने की थी। अनशेड्यूल्ड एमपीसी इसलिए की थी क्योंकि पिछले अप्रैल में ही उनकी मीटिंग हुई थी और अब वो 2 महीने बाद होनी थी, लेकिन ग्लोबल सिनेरियोस को देखते हुए और आरबीआई को ये लगा कि अब वो वेट नहीं कर सकते अगली एमपीसी की मीटिंग का जहां वो डिक्लेयर करने की वो रेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अनशेड्यूल्ड एमपीसी करके ही ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बहुत हो गया, अब हम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, हम सीआरआर का परसेंटेज बढ़ाएंगे ताकि हम इकोनॉमी में से पैसा निकाल सकें। जब डिमांड क्रिएट करनी होती है तो इकोनॉमी पैसा डाला जाता है ताकि लोगों के हाथ में पैसा हो तो वो खर्च करें, लेकिन जब आपको डिमांड कंट्रोल करनी होती है, डिमांड कम करनी होती है, तो आप पैसा निकालते हो इकोनॉमी में से, वहां लोगों के हाथ में से पैसा निकालते हो ताकि वो खर्च करने से पहले सोचे। और उसी के तरीके हैं रेपो रेट को इंक्रीज करना और सीआरआर को इंक्रीज करना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज है ये, इसको समझने की कोशिश इसलिए करिए क्योंकि आपकी और हमारे घरों की कार्स की जो ईएमआई है वो बढ़ने वाली है। जब रेपो रेट बढ़ गया तो हमने देखा किस तरीके से बैंक जो है वो बढ़ा हुआ परसेंटेज हमें पास ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कॉमेंट जरूर करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जो घंटे वाला बटन है इसको तो दबा ही दीजिए ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू।